आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन जब हुआ था, इसमें नॉर्मल जो बहुत यूजुअल चीज़ें हैं वो अवॉइड करेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें इसमें नोटेड है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से और एक दो बार रिवाइज़ करेंगे। संविधान सभा का गठन जब गठन हो रहा था तो 299 मेंबर आफ्टर डिवीज़न, यानी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया तो उसके बाद 299 हिंदुस्तान में लोग बचे जो संविधान सभा में सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में कांग्रेस के 208 लोग थे, जो कि 296 टोटल 296 था, जिसमें से मुस्लिम लीग के 73 लोग थे और अन्य पार्टी की बात करें तो 8 थे और निर्दलीय 8 थे, अन्य पार्टी में 15 थे। मुस्लिम लीग में 73 थे और कांग्रेस की बात करें तो 208 थे। टोटल 389 यानी कि 389 की बात हुई थी, जिसमें 93 देसी भारत यानी कि देसी रियासत वाले लोग थे। देसी रियासत के संविधान सभा से अलग रहा था, यानी देसी रियासत के लोग थे जो वो संविधान सभा से अलग थे, उसमें 93 लोग थे। तो क्वेश्चन आता है कि 93 यानी कि देसी रियासत में कितने लोग शामिल थे, तो 93 मेंबर्स थे और टोटल कितने थे, 389 थे। उनमें से 296 में से ये डिवीज़न हुआ और टोटल ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि 299 मेंबर, मतलब उसमें क्वेश्चन था कि 300 से कम यानी 299 मेंबर। अगर उस सभा में बात करें तो 15 फीमेल थी यानी महिलाएं थी। 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम है बेगम अयाज रसूल, बाकी सब अदर कम्युनिटी से थे। तो आफ्टर डिवीज़न कितने लोग बचे, 299 मेंबर यानी 299 मेंबर और 33 लोग एसटी से रिलेटेड थे, 26 लोग एससी से थे और 15 महिलाएं थी। इसी में अगर हम शॉर्ट में देखें, थोड़ा रिमाइंड करें तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो 1942 में था, जो कि इसका जो क्रिप्स प्रस्ताव का नाम दिया गया था पोस्ट डेटेड चेक, गांधी ने बोला था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो आप जानते ही 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और उसके और 2 मेंबर थे, एक स्टेपर क्रिप्स थे और एक एबी अलेक्जेंडर थे। ये नौसेना अधिकारी थे, वायस राय थे, ये वायस राय थे, ये याद नहीं आ रहा, और ये नौसेना अधिकारी थे। तो अलेक्जेंडर क्रिप्स, स्टेपर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मिशन आया था जो 1946 में था। ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो 292 प्लस में 4 यानी कि 4 कमिश्नरी पार्टी थी, जो कि कमिश्नरी प्रांत या चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते हैं। 11 प्रांतीय सभा में जो कि टोटल 296 सी थी, यानी 11 प्रांतीय सभा थी, 4 कमिश्नरी प्रांत थे, यानी कि 292 प्लस में 4। आयुक्त प्रांत या संयुक्त प्रांत अगर देखा जाए तो 4, जो ABCD के नाम से हम नोट किए हैं, यानी कि A फॉर अफ़गानिस्तान, B फॉर बलूचिस्तान, नॉट अफ़गानिस्तान, से कुछ और है, अजमेर बलूचिस्तान, अजमेर, आई नॉट गेट इट, ABCD, ये दिल्ली है, ये कुर्ग है, ये अजमेर है और बी फॉर अब याद नहीं आ रहा, अभी मैं बताता हूँ। संविधान सभा की प्रणाली की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 मुस्लिम लीग ने उस दिन बहिष्कार कर दिया था, बाइकआउट कर दिया, प्लस में देसी रियासत के लोग भी बाइकआउट कर दिए, जिसमें अस्थायी सदस्य के तौर पे सच्चिदानंद जी को नोट किया गया। अस्थायी यानी कि सदस्य पहले अध्यक्ष बने तो अस्थायी थे, अस्थायी सच्चिदानंद। और परंपरा की बात करेंगे, ये मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जब भी कोई चीज़ें स्टार्ट की जाती है तो उसके हेड बनाए जाते हैं, जिसको अध्यक्ष के तौर पे जाना जाता है। वो फ्रांस से ये परंपरा लिया गया है।
तो अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद और फ्रैंक एंथोनी बने थे अस्थायी उपाध्यक्ष, जो कि आगे जब 11 दिसंबर की बात आई तो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष बनाया मुखर्जी जी को यानी कि HC मुखर्जी, और BN राव को सलाहकार बनाया गया था। यानी कि 11 तारीख की बात है। 9 तारीख को उपाध्यक्ष सच्चिदानंद थे, अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, उपाध्यक्ष के तौर पे फ्रैंक एंथोनी, जो कि 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर 1946 को बदल गए। उपाध्यक्ष हो गए डॉक्टर HC मुखर्जी, अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सचिव के तौर पे जो काम किए वो VT कृष्णामाचारी, ये भी उपाध्यक्ष कहिए या सचिव कहिए। तो दो अगर उपाध्यक्ष की बात नहीं मानते हैं तो एक को उपाध्यक्ष कहिए, एक को सचिव कहिए। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, सचिव थे VT कृष्णामाचारी। और 5वीं बैठक जब हुई इनकी तो 13 दिसंबर 1946, जिसमें नेहरू प्रस्ताव यानी कि नेहरू उद्देश्य या नेहरू प्रस्ताव के नाम से जाना गया, भारत को संप्रभु बनाना था। उस प्रस्ताव में संप्रभु बनाना था, जो कि हम आज प्रस्तावना में सारी बातें पढ़ते हैं, वो प्रस्ताव का हिस्सा है, जिसको यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 यानी कि अगले 22 जनवरी को, अगले मंथ में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कार्य क्या था ये सब अगर देखें तो 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 1949, जबकि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, यानी आज़ादी के 2 साल बाद हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने, जो कि हम उसमें संप्रभु थे। ऐसा नहीं कि हम ब्रिटिश के अंडर में थे, जो भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं वो संप्रभु हैं। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, जो कि हमारा ये फाइनल इसी दिन हस्ताक्षर हुआ था हमारे संविधान पे, जो कि आई थिंक 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। और आगे चल के 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट कर लिया, लागू कर लिया, यानी कि हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि 26 नवंबर 1949 यहाँ लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को हमने जो 11वां अधिवेशन हुआ था इनका, उसमें 11वें अधिवेशन में हमने इसको अडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था। और 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन में सब लोग मिलके साइन किए थे, यानी कि संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। तो 26 नवंबर को हमने अंगीकृत किया, एडॉप्ट, और इसमें अपने संविधान को लागू किया, यानी कि 26 नहीं, ये 12वां साइन वाला है, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर भी याद करना, 26 जनवरी 1950 भी याद करना, 26 नवंबर 1947। ये जो हम लोग भूल जाते हैं ना, वो सब नोट है, बाकी तो हमें सबको याद है। अगर देखें तो 11 बैठक हुई थी इसमें टोटल, और 114 दिन लगे थे। ये NCERT का डाटा है। 60 लाख रुपए खर्च हुए थे, 64 लाख खर्च, जो कि M लक्ष्मीकांत के बुक में लिखा हुआ है, जबकि NCERT में 60 लाख लिखा है। और 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था टोटल टाइम, 2 साल 11 महीना 18 दिन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, जो कि निर्विरोध थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था संविधान सभा पे। संविधान सभा की समितियों की बात करें तो समितियों में सारे अलग अलग समितियां, उन सबको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें मौलिक अधिकार पटेल जी, प्लस में अल्पसंख्यक समिति यानी मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, और प्लस में जनजाति क्षेत्र के समिति, ये सारी समितियों का जो मेन अध्यक्ष थे वो पटेल जी थे।
यानी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5 उप समितियाँ थी जिसमें अध्यक्ष पटेल जी थे, और 5 उप समितियाँ थी। कौन कौन थी, कैसे कैसे, हम लोग देखते हैं। तो अध्यक्ष पटेल जी थे यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार के JB कृपलानी थे, ये इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार जो उप समिति थी उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। अल्पसंख्यक HC मुखर्जी उपाध्यक्ष भी थे, यानी यही HC मुखर्जी जो कि 11 दिसंबर 1946 को जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें उपाध्यक्ष भी थे, जिससे में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर सभी लोग, असम को छोड़कर सभी जनजाति क्षेत्र में गोपीनाथ बोरहोई इसमें असम क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। प्रांतीय समितियों की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी थे, संघीय संविधान समिति नेहरू जी थे, संघ से रिलेटेड जितना था वो नेहरू जी थे, संघ शक्ति समिति नेहरू जी थे, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति की बात, प्रक्रिया समिति पूछे या प्रक्रिया नियम समिति पूछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के साथ समझौता नेहरू जी ने किया था, जबकि मैं बात पटेल जी की नहीं कर रहा हूँ, पटेल जी ने तो बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। राज्यों के साथ जो समझौता हुआ था, समझौता शामिल की बात नहीं हो रही है, समझौता जो हुआ था वो नेहरू जी ने किया था, NCERT में लिखा हुआ है। और वल्लभ भाई पटेल तो सारे आई थिंक 562 रियासत, हाँ 562 रियासतों जैसी सारी थी, 562 रियासतों को शामिल करके एक भारत बनाने का श्रेय तो पटेल जी को जाता है ना, पटेल जी को जाता है। संचालन समिति हो गया राजेंद्र प्रसाद जी, सलाहकार समिति पटेल जी। सलाहकार समिति इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी, यहाँ पे हमने देखा कि संविधान समितियाँ जब बन रही थी तो मौलिक अधिकार में भी अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे, जनजाति क्षेत्र के भी समिति थे, यानी जितनी उप समितियाँ थी उन सभी के अध्यक्ष पटेल जी थे, और सलाहकारी समिति के अध्यक्ष भी पटेल जी थे। समिति की बात हो रही है, सलाहकारी समिति, संविधान सभा के सलाहकार वो BN राव अलग बात है, जो कि हम यहाँ पे पढ़े हुए हैं, यानी कि BN राव संविधान के सलाहकार थे और यहाँ पे सलाहकार समिति की बात हो रही है। ठीक, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद जी। थोड़ा आगे आते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि यही सब मेन पॉइंट है। यस, 7 मेंबर थे टोटल मिला के। मसौदा समिति, पांडुलिपि समिति, प्रारूप समिति, एक ही नाम से जाना जाता है, ये जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानता है। गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो गठन प्रारूप समिति का गठन हुआ वो अगस्त में जाके हुआ था, वो भी 1947 अगस्त में, ये बात याद रखना है। डेट कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी 29 अगस्त तो लिखता है लेकिन 47 नहीं लिखता है, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके BPSC TRE में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। इसको समझौता समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलिखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। इनको आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। यस, क्वेश्चन में था आधुनिक मनु किसको जाना जाता है, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है अम्बेडकर जी को। सदस्य कौन थे, KM मुंशी, जो 6 सदस्य थे उनके बारे में बात हो रही है। KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवा राव थे, जो कि BL मित्र के स्थान पे आए थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और TT कृष्णामाचारी थे, जो कि DP खेतान के स्थान पे आए थे। तो TT और DP को रिप्लेस करते हैं, TT कृष्णामाचारी, DP खेतान। एन माधवा राव, BL मित्र, ये 2 लोग बाद में रिप्लेस हुए। प्रकाशित कब हुई थी, ये फरवरी 1948 में हुई थी, यानी जब प्रकाशित की बात पब्लिश हुआ था फरवरी 1948। ठीक, संविधान का प्रवर्तन, संविधान का प्रवर्तन की अगर बात करें
तो संविधान के परिवर्तन 26 जनवरी 1950 को इसी परिवर्तन को लागू भी कहते हैं। इसी परिवर्तन को हमने पूर्ण रूप से भारत के संविधान को अपना लिया था, जबकि 1949 में यानी कि 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया और अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित, ये तीनों हैं। आप कह सकते हैं अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित, ऐसे करके याद कर। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, AA ये हुआ था 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। साल 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसी 26 जनवरी को। इसी वजह से इंतज़ार किया गया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, जो कि लाहौर में हम सभी जानते हैं नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी। आलोचना की बात करें तो इसमें लॉर्ड विस्काउंट क्या बोलते हैं, हिंदू का निकाय, यानी कि संविधान सभा को बोलते हैं लॉर्ड विस्काउंट की संविधान सभा एक हिंदू का निकाय है। ग्रेनविले ऑस्टिन क्या बोलते हैं, कांग्रेस का प्रभुत्व है, यानी कि संविधान सभा में सिर्फ कांग्रेस का प्रभुत्व है, यानी एक दल का प्रभुत्व है। ये किसने बोला, एक दल का प्रभुत्व, ग्रेनविले ऑस्टिन। और लॉर्ड विस्काउंट बोलते हैं हिंदू का निकाय है, यानी कि सिर्फ हिंदू का जमावड़ा है। निराजुद्दीन असमद बोलते हैं अपवहन समिति है। अपवहन समिति मतलब संविधान बनाने में बहुत समय लगा, यानी कि ज़्यादा खर्चा हो गया, ज़्यादा टाइम लगा। इन्होंने कंपेयर किया कि USA का संविधान तो 4 महीने में बन गया था। USA का संविधान 4 महीने में बन गया था, जबकि हमारे संविधान बनने में कितना लगा, संविधान बनने में समय लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक, 2 साल 11 महीना 18 दिन। USA का संविधान 4 महीने बन गया। हाथी का प्रतीक मुहर पे, यानी कि उनके मुहर पे उस समय जब मुहर बन रही थी तो उसमें हाथी का प्रतीक था। सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा प्लस में बिरौहर राम मनोहर सिन्हा। इसीलिए संविधान पे आप देखेंगे, संविधान में जो हस्ताक्षर किया गया था 24 जनवरी 1950 को, उसमें बिरौहर राम मनोहर सिन्हा ने सिर्फ और सिर्फ राम नाम से अपना हस्ताक्षर किया था, जो कि प्रस्तावना पे साइन जब कर रहे थे तो उसमें सिर्फ राम नाम लिख दिए थे। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का लक्ष्य है, यही हमारे संविधान का सार है। और प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो USA से लिया गया है। इसकी भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आधारित की बात करें तो यानी हमारी प्रस्तावना का किस पे आधारित है, तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि संशोधन की बात करें, संशोधन यानी कि 1976, अच्छा, संविधान प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसको 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं। उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द हैं, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता है और अखंडता है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, उसी के आसपास, यानी कि 76-75 में इमरजेंसी लगी थी, 76 में ये सब हो रहा था। ओके, अब हम प्रस्तावना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना एक्चुअल में क्या है। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, अगली क्लास करेंगे प्रस्तावना क्या कहता है। प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार हर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। थैंक यू।